Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing good. Guys, the most important topic is subsequent measurement of inventory. What does it mean? It means कि year end पे हम inventory को कैसे लिखेंगे? Year end पे inventory को कैसे recognize किया जाएगा? और मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये होते हैं कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है बता दें, ईयर एंड पे क्या वैल्यू रिपोर्ट होगी ये बता दें। ईयर एंड जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली ये रिपोर्टिंग डेट भी हो सकता है। समटाइम्स आप रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये क्वार्टर का एंड है, यानी जिस दिन आपने रिपोर्टिंग करनी है, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो रिपोर्टिंग डेट पे इन्वेंट्री को कितने का लिखना है, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है हमेशा लोअर ऑफ पे, यानी दो वैल्यूज गिवन होगी, उनमें से जो कम हुई वो उठा लेना। हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो जब भी आपसे पूछा जाए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आप कहेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। जब भी कोई पूछे तो आप सोचेंगे इन्वेंट्री के बारे में, पहली बात जो कोई भी पूछेगा आपसे वो यही है कि यार इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किस बात पे होती है, आप कहेंगे कॉस्ट या एनआरवी में से जो लोअर हो। सर ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो पता है हमें, या फाइफो मेथड से आई या एफको मेथड से आई, ये पता है हम लोगों को। और परचेज प्राइस शामिल है उसमें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, लेबर मटेरियल ओवरहेड शामिल है उसमें, तो हमें पता है ये बातें। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल है, ये सारी वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी चीज कॉस्ट में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। सो कॉस्ट हम क्लियर है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनआरवी, व्हिच इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज दिस नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है एनआरवी। नाम पे गौर करो जरा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसका क्या मतलब है यार? यानी कि यार नेट बेसिस पे आप कितने पैसे रियलाइज कर लेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये लें, एनआरवी। तो सर कितने पैसे रियलाइज कर लेंगे? इन्वेंट्री का काम क्या, आपने बेचना होता है इन्वेंट्री को। तो यार एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेंगे कि कितने तक की मैं बेच पाऊंगा। सो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेंगे आप। अच्छा, इसमें आगे ब्रैकेट में लिखा होगा IS10, तो कुछ सोच सकता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है IS10? सर IS10 है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो अक्सर क्वेश्चंस में लिखा होता है कि ईयर एंड पे हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री इतने की बिकी है, एक्चुअली इतने की बिकी है, इतने की बिकी है, इतने की बिकी है। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है हमें, ईयर एंड पे हम फाइनल करते हैं, फिर उनमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, ऑडिटर आके ऑडिट कर रहा होता है, वो भी कुछ ना कुछ गलतियां आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो हमें पता चल रहा होता है कि इन्वेंट्री एक्चुअली कितने की बिक रही है, तो वो जितने की एक्चुअली बिक रही है वही आपने ले लेनी है। और ये एज पर IS10 एडजस्टिंग इवेंट है कि इन्वेंट्री बाद में कितने की बिक रही है, वो एनआरवी की कैलकुलेशन में यूज हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस या तो खुद दे देगा एक्सपेक्टेड है कि इतने की बिक देगा, या ये नहीं बताएगा कि कितने की एक्सपेक्टेड है। वो पता क्या बोलेगा? वो कहेगा ईयर एंड्स के बाद इन्वेंट्री इतने इतने की बिक रही है, एक्चुअली इतने की बिकी, एक्चुअली इतने की बिकी, इतने का ऑर्डर आया, इतने का प्राइस पे सेल किया हमने, वही आपने ले यानी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पे। लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सिर्फ तब आएगा इफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, अगर इफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, इफ वर्क इन प्रोसेस हो, तो फिर इसको कंप्लीट करने की, वर्क इन प्रोसेस में या प्रोग्रेस में क्या होगा मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक, वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आपने लेनी है। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। आगे आपके पास लेस कराना है आप लोगों ने बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेलिंग मतलब बेचने की कॉस्ट, इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा। ठीक हो गया कि इतना कमीशन दोगे तो बिक जाएगी, तो सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। ये जो कॉस्ट है ये लेस कराएंगे तो आपके पास आ जाएगी एनआरवी, और जो लोअर हुई वो पिक कर लेना। अब जब ये आप टेस्ट अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने टेस्ट आइटम बाय आइटम अप्लाई करना है। व्हाट डज इट मीन? आइटम बाय आइटम अप्लाई करना है, यानी एनआरवी जो आपने कंसीडर करनी है वो आइटम बाय आइटम करनी है। आइटम बाय आइटम का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी तीन तरह की प्रोडक्ट्स बेच रही है, प्रोडक्ट ए बेच रही है, बी बेच रही है, सी बेच रही है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं। अगर एक कंपनी टीवीज बेच रही है, रेफ्रिजरेटर्स बेच रही है और वॉशिंग मशीन्स बेच रही है, तो सर रेफ्रिजरेटर पे अलहदा से कॉस्ट या एनआरवी होगा, टीवीज पे अलहदा से होगा,
और जो वॉशिंग मशीन है उन पे अलहदा से होगा। टोटल में जाने की कोशिश ना करना, टोटल में जाने की कोशिश नहीं करनी। ओके सर, टोटल में जाने की कोशिश नहीं करनी तो नहीं करेंगे। तो प्लीज जरा बताएं क्या करूं। तो आंसर है ए बी सी टोटल। अब मेरे बच्चों एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अज्यूमिंग के $200 कॉस्ट है आइटम ए की, जितने भी आइटम ए पड़े हुए हैं, और हमारे पास एनआरवी है 230। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आइटम बी इज 400 एंड एनआरवी जो है वो है 390। ये अमाउंट आ रही है 500 कॉस्ट है, और जो एनआरवी आ रही है वो आ रही है 475। ये ले सर ये इंफॉर्मेशन। अब अगर आप टोटल में देखेंगे तो कॉस्ट का टोटल आ रहा है गाइस 1100, ये सारी कॉस्ट का टोटल। अगर एनआरवीज देखोगे तो ये देख लेते हैं यार, एनआरवी आ रही है 230 प्लस 390 प्लस 475, ये अमाउंट आ रही है 1095। अब मुझे बताएं कि मैं टोटल में उठाऊं कॉस्ट या एनआरवी, यानी कि मैं इस कॉलम को कंपेयर कर लूं और खत्म करूं ऊपर ए बी सी को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, या मैं ए बी सी को अलग अलग से देखूं। तो आंसर है ऑब्वियसली ए बी एंड सी को सेपरेटली देखें। तो अब मेरे बच्चों एक्सक्यूज मी, अब मेरे बच्चों करना क्या हमने, तो सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइटम बाय आइटम चलना है आपने, टोटल में नहीं चलना, यहां से वैल्यू ना उठा लेना। टोटल में नहीं चलना, टोटल में नहीं चलना, ये कॉलम नहीं देखना, आइटम बाय आइटम देखना है। ओके सर बताएं क्या करूं। तो सर यहां से 200 उठाएं सर, बिल्कुल ठीक। यहां से 400 और 390 में से 390 उठाएं सर, बिल्कुल ठीक। 500 और 475 में से 475 एनआरवी लोअर है। और यहां से आइटम बाय आइटम का टोटल करें, तो एनआरवी और कॉस्ट में से लोअर पिक करना है आपने आइटम बाय आइटम। ओके सर, आइटम बाय आइटम, यस, आइटम बाय आइटम, हर आइटम को अलग अलग रखना है। अगर आइटम्स इकट्ठी हो गई तो लड़ाई होनी है, समझ लगी। तो जितनी भी आपके पास आइटम्स है, हर आइटम को अलग रखना है। सो गाइस टोटल अमाउंट कितनी आएगी देख लेते हैं सर। 200 प्लस 390 प्लस 475, तो ये अमाउंट आ रही है 1065। अब देखें जरा, यहां से इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 1065, टोटल में उठाते तो 1095 आती, विच इज रॉन्ग। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब मेरे बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं आप लोगों को पता हो, वो क्या है, वो है यार कि ये जो इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, एंड एनआरवी इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग, और मैंने बोला भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आएगी। ये एनआरवी सिर्फ फिनिश गुड्स की हो सकती है, और ये वर्क इन प्रोसेस की हो सकती है। कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, 3 तरह की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में भी ये एनआरवी का फॉर्मूला है, वर्क इन प्रोसेस में भी यही एनआरवी का फॉर्मूला है, बट जो रॉ मटेरियल है उसकी एनआरवी पे डिफरेंट डिबेट है। तो सर वो क्या डिबेट है, एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रॉ मटेरियल की एनआरवी ये फॉर्मूले से नहीं आती। ये बड़ा मजेदार काम है, एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक लगा लो, लोगों को नहीं पता होता। अब जो लोगों को नहीं पता होता, मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। तो एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि आज एनआर वो रॉ मटेरियल जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको आज अगर मैं रिप्लेस करूं, यानी आज मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने में मिलेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब टुडेज परचेज प्राइस, आज मुझे कितने में मिल रहा है। तो मैंने ये नहीं देखना बिक कितने का रहा है, मैंने देखना है कि मुझे मिल कितने का रहा है। सो एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि आज का खरीदने जाऊं तो कितने का मिलेगा। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल इफ
ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है? ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब finished goods are being sold at loss. When finished goods are expected to be sold at loss. ये expected to be sold at loss. ये लें सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप कहेंगे सर को मत बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा जरा समझा दें प्लीज। जी सर समझा देते हैं। सपोज करो प्रोडक्ट ए का रॉ मटेरियल है, जरा बात समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। रॉ मटेरियल है आपके पास, किसका रॉ मटेरियल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रॉ मटेरियल ऑफ दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए फिनिश गुड्स हैं ये, एंड रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट बी, एंड प्रोडक्ट सी भी कर लेते हैं। तीन प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा जी, आगे। प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट ए, प्रॉफिटेबल है प्रोडक्ट ए, यानी जब हम प्रोडक्ट ए बेचते हैं तो प्रॉफिट पे बेचते हैं। प्रोडक्ट बी लॉस मेकिंग है, प्रोडक्ट बी लॉस मेकिंग है, यानी फिनिश गुड्स लॉस मेकिंग है प्रोडक्ट बी, और ये प्रॉफिटेबल है। मुझे बताएं किसके रॉ मटेरियल पे आपने लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी की बदतमीजी छेड़नी है? किसके रॉ मटेरियल पे बदतमीजी शुरू होगी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एनआरवी भी ले लो यार? तो सर यू आर राइट, प्रोडक्ट ए। नो 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 नो, क्योंकि वो तो प्रॉफिटेबल फिनिश गुड्स हैं। वो इस तरह की गुड्स का रॉ मटेरियल तो प्रॉफिट में बिक जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इसको प्रोसेस प्रोसेस करके बेचोगे तो प्रॉफिट्स में बिकेंगे। सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके प्रोडक्ट ए बनाओगे, बेचोगे, प्रॉफिट में बिकेगा। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, एनआरवी कम आने का मतलब है लॉसेस आए हुए हैं बिजनेस में, देयर इज नो लॉस। जब लॉस नहीं है तो रिकॉर्ड क्यों करना है भाई? कॉस्ट एनआरवी में से जब एनआरवी कम आती है तो लॉस होता है भाई। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप सर? सर 200 में 200 में खरीदी हुई चीज अगर 230 की बिक रही है तो देयर इज नो लॉस। लेकिन अगर 400 की कॉस्ट वाली चीज 390 में बिक रही है, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे नेट बेनिफिट 390 मिलेगा, तो 10 का लॉस है। तो सर लॉस होगा तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए पे के रॉ मटेरियल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, बस कॉस्ट ही ठीक है उसकी। प्रोडक्ट बी लॉस मेकिंग है, यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी लेना है। प्रोडक्ट सी प्रॉफिटेबल है, उसका भी कुछ नहीं करना। तो इधर जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट पे रहेगा बच्चों, इधर जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट पे रहेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, इधर रॉ मटेरियल जो रहेगा वो कॉस्ट पे रहेगा। और कहाँ पे लोअर की बदतमीजी शुरू होगी? रॉ मटेरियल कॉस्ट पे रहेगा। ये लें, यहाँ पे भी कॉस्ट पे, यहाँ पे भी कॉस्ट पे। कहाँ पे बदतमीजी शुरू होगी आप बताएं, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये काम आपने इधर करना है। अच्छा सर ठीक है, समझ आ गई हमें। लेकिन 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 एनआरवी क्या होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहां पे एनआरवी होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये कि आज रॉ मटेरियल कितने में आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आगे चल के देखते हैं इसकी प्रैक्टिस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।